अब ध्यान देना, अब फ्रेंड्स ये तो हो चुकी 4 ड्यूटीज ऑफ अ पेयर। अब क्या आ रहा है, अब एक सेक्शन आ रहा है, सेक्शन नंबर 206AA करके। अब तुम समझो ये पेई जो है, पेई कहने से ये पेई को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर देना पड़ेगा टू अ पेयर, तो ही तो कहने से वो रिटर्न फाइल करते वक्त पेई के नाम के सामने उसका पैन डाल पाएगा। तो अगर पेई ने अपना पैन दे दिया पेयर को, तो पेयर आप टीडीएस काटना एज पर द रेट विच इज गिवन इन सेक्शन। मतलब अगर सेक्शन बोल रहा है 5% तो 5%, 10% तो 10%, 20% तो 20%, 40% तो 40%। बट अगर समझो पेई ने पेयर को अपना पैन नहीं दिया, तो अब पेयर को क्या बोला गया है कि आप टीडीएस काटना एज पर द रेट विच इज गिवन इन सेक्शन और 20% विच एवर इज हायर, और ये 20% हो जाएगा 5% जब अपन 194Q करके सेक्शन डिस्कस करेंगे। तब 194Q जो सेक्शन है ना, 194Q, उसमें जो रेट दिया है वो, और इधर 20 नहीं लेने का, इधर 5 लेने का, विच एवर इज हायर। अरे बोलो समझ रहा है? सो इधर 20 नहीं लेना है, इधर 5 लेना है फिर 194Q के वक्त। सुना तुम लोगों ने? सो जब पैन इज फर्निश्ड बाय पेई, पेई ने अगर अपना पैन दे दिया तो टीडीएस रेट क्या होगा? रेट एज पर दी सेक्शन। एंड इफ पैन इज नॉट फर्निश्ड बाय पेई, तो फिर रेट एज पर सेक्शन और 20% विच एवर इज हायर 5% हो जाएगा अंडर 194Q। अब आ रहा है और एक सेक्शन 206AB। अब 206AB में क्या दिया है कि अगर एक पर्सन पेमेंट कर रहा है पेई को, जो स्पेसिफाइड पर्सन है। अब स्पेसिफाइड पर्सन मतलब क्या? तो स्पेसिफाइड पर्सन मतलब जिसने प्रीवियस ईयर 23-24 का रिटर्न फाइल नहीं किया है, प्लस टाइम लिमिट टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) एक्सपायर हो चुका है। मतलब जिसने लास्ट ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया, जिसका टाइम लिमिट भी क्या हो चुका? एक्सपायर हो चुका, और उस पर्सन का टीडीएस और टीसीएस मिला के 50,000 या उससे ज्यादा था। अगर ये 3 कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी तो पेई बिकम्स अ स्पेसिफाइड पर्सन, और अगर कोई पेयर ये पेई को पेमेंट करता है तो फिर ये पेयर को क्या रेट पे टीडीएस काटना पड़ेगा? ट्वाइस द रेट एज पर सेक्शन। मतलब अगर सेक्शन में 10% बोला है तो 20 बोला है तो 40, और 5% विच एवर इज हायर। आ रहा है समझ में? अब जब अपन ये सारे सेक्शंस पढ़ेंगे 192 में जब अपन टीडीएस का सेक्शन पढ़ेंगे, 192A, B, BA, BB, IA, IB, M, N, तब आप लोगों को सेक्शन 206AB अप्लाई नहीं करना है। इसका मतलब कहने से अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं भी किया है तो भी रेट क्या होगा? जो सेक्शन में दिया है वही। अब ध्यान से सुनो। अब हुआ ये कि समझो एक एग्जाम्पल लो कि देव जो है, देव एक स्पेसिफाइड पर्सन है। मतलब क्या? देव ने 23-24 का रिटर्न नहीं फाइल किया है, प्लस उसका टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 139(1) एक्सपायर हो चुका है, एंड प्लस अपना
टीडीएस और टीसीएस सब मिला के 50,000 या उससे ज्यादा है, तो देव आप क्या बन गए? स्पेसिफाइड पर्सन बन गए। अब देव जो है उसको कुछ पैसा आ रहा है फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, पैसा आ रहा है, और अब देव ने क्या किया है पता है? देव ने एबीसी लिमिटेड को अपना पैन जो है ना, पैन, वो भी नहीं दिया है। अब अगर पैन ना दे तो फिर कहना से 206AA अप्लाई हो जाएगा, जो ऊपर पढ़ाया उसमें क्या था? रेट एज पर सेक्शन और 20% विच एवर इज हायर, प्लस अभी ये स्पेसिफाइड पर्सन भी है तो 206AB भी अप्लाई हो जाएगा, ट्वाइस द रेट गिवन इन सेक्शन और 5% विच एवर इज हायर। तो अब हम रेट क्या लेंगे? तो बहुत सिंपल, 206AA के हिसाब से रेट निकालो, 206AB के हिसाब से रेट निकालो, विच एवर इज हायर वो सिलेक्ट कर लेना, विच एवर इज हायर वो क्या कर लेना? सिलेक्ट कर लेना। बैठा? दिमाग में बैठा आपके? सो ये देखो, व्हेन बोथ सेक्शन 206 एंड AB आर एप्लीकेबल, जब दोनों सेक्शन अप्लाई हो जाएंगे तब हम लोगों को क्या करना है? तो ये हम लोगों को करना है। अरे समझा? सो 206AA 206AB बोथ आर एप्लीकेबल, तो दोनों में से जो रेट हायर आएगा वो। पहले इतना तुम्हारे भेजे में गया, ये आपके कुछ बेसिक प्रोविजंस कंप्लीट हो गए। अब आ रहे प्रोविजंस जहां पे टीडीएस काटना है, तो पहले थोड़े बहुत इजी प्रोविजंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला सेक्शन आ रहा है 194, टीडीएस फ्रॉम डिविडेंड। अब ध्यान से सुनो, ये सेक्शन में क्या लिखा है कि पेयर, अगर एक इंडियन कंपनी है, मतलब अगर एक इंडियन कंपनी क्या दे रही है? बोलो, डिविडेंड। किसको दे रही है डिविडेंड? शेयर होल्डर को। अब शेयर होल्डर है ना, शेयर होल्डर कौन होना चाहिए? जरा पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट, रेसिडेंट ही होना चाहिए शेयर होल्डर। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये पेई रेसिडेंट होना चाहिए, ये तो लिखा है ये सेक्शन में। तो समझो देव आप रेसिडेंट हो और मैं एक इंडियन कंपनी हूं, मैं आपको डिविडेंड दे रहा हूं, तो मैं तो 194 में काट लूंगा टीडीएस। बट समझो आर्यन आप एक नॉन रेसिडेंट पर्सन हो और मैं आपको डिविडेंड दे रहा हूं, तो ये सेक्शन तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो कौन सा सेक्शन आएगा? तो ध्यान से सुनो, जिस भी सेक्शन में ये लोग ने पेई रेसिडेंट को कवर किया है और नॉन रेसिडेंट को कवर नहीं किया, तो वो केस में नॉन रेसिडेंट को जब आप डिविडेंड पे करोगे ना, तो 195 एक कॉमन सेक्शन है। अगर रेसिडेंट लिखा है ना सेक्शन में, तो वो पेमेंट नॉन रेसिडेंट को करोगे तो 195। सो अब अगर आर्यन मैं आपको डिविडेंड पे कर रहा हूं तो 195, देव आपको डिविडेंड पे कर रहा हूं तो 194। गया भेजे में? 195 आपके सिलेबस में नहीं है। सो अब अगर एक इंडियन कंपनी पेमेंट कर रही है डिविडेंड का, तो ये इंडियन कंपनी को क्या काटना पड़ेगा? टीडीएस। क्या रेट पे काटना पड़ेगा? 10%। रिसीवर कौन होना चाहिए? रेसिडेंट पर्सन। एंड दो केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। पहला, जब तुम एक स्मॉल शेयर होल्डर हो। स्मॉल शेयर होल्डर मतलब क्या? तुम्हें सब मिला के डिविडेंड ही 5,000 रुपया मिल रहा है। अब सोचो ना, तुम्हारे पास सपोज 2-3 शेयर है, कभी कभी तो कंपनी 2-2 रुपया डिविडेंड देती है पर शेयर। तुम्हारे पास 3 शेयर है, 6 रुपए का डिविडेंड हुआ तुम्हारा। अब 6 रुपए के डिविडेंड में वो लोग कैसे टीडीएस काटेंगे 10%? तो स्मॉल शेयर होल्डर को यहां से हटा दिया है कि अगर तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम्हें डिविडेंड मिल रहा है बाय मोड अदर देन कैश एंड डिविडेंड का अमाउंट 5,000 या उससे कम है, तो फिर जो इंडियन कंपनी है उनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एंड अगर डिविडेंड पे किया जा रहा है टू एन इंश्योरेंस कंपनी,
इंश्योरेंस कंपनी को अगर डिविडेंड क्या किया जा रहा है, पे किया जा रहा है, तो भी टीडीएस नहीं आएगा। बस ये जो अपन ने पढ़ा, अब ये अपने को हर एक सेक्शन में यही डिस्कस करना है। क्या रेट है, पे कौन होना चाहिए, क्या रेट पे टीडीएस कटेगा, कब टीडीएस नहीं कटेगा, कॉमन पॉइंट्स है। हाँ, डिविडेंड जो है ना, डिविडेंड उसमें क्या होता है, एक रिकॉर्ड डेट फिक्स होती है। रिकॉर्ड डेट पे जो जो शेयर होल्डर होता है ना, उन लोगों को ही यू कैन से ये जाता है। और एनआर के केस में आप मतलब वो डिटेल्स मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। इट इज़ इजीली आइडेंटिफाइबल, कि आप फाइंड कर पाओगे, क्योंकि आप जिसको पेमेंट कर रहे हो ना, वो पर्सन कौन है, क्योंकि अलग से एक अकाउंट भी रहता है उन लोगों का, तो वो पेमेंट के थ्रू पता चल सकता है। मतलब इसीलिए तो सब सीए का काम रहता है ना, ये सब देखता। समझा? नीचे देखो, आपको और 3 सेक्शंस दिखेंगे, 194B, डबल बी एंड बी ए। तीनों में क्या कवर्ड है, विनिंग्स। अगर आप कोई ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, ऑनलाइन गेम्स जैसे वो ड्रीम 11 और सब आ गया ना आजकल ऑनलाइन, रमी सर्कल, हाँ, तो वो ऑनलाइन गेम से अगर आपको विनिंग्स हुई तो 194BA में टीडीएस काटना पड़ता है। अगर आपको हॉर्स रेस से कोई विनिंग्स हुई तो डबल बी में आता है, और हॉर्स रेस छोड़ दो और ऑनलाइन गेम्स छोड़ दो, बाकी सब 194B में आता है। जैसे लॉटरी विनिंग्स हो गई, कोई गेम शो से विनिंग्स हो गई, तो वो सब किधर आता है, वो सब 194B में आता है। आ रहा है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अब यहां पे पेयर जो विनिंग्स दे रहे हैं, टीडीएस कब काटना है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, इधर पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर वाला रूल नहीं है। एंड रेट देखो क्या लिखा है, 30%। और ये सेक्शन ही बोल रहा है कि सामने वाला पर्सन रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो अब तुम रेसिडेंट को विनिंग्स दो या नॉन रेसिडेंट को विनिंग्स दो, सेम सेक्शन में टीडीएस आएगा। अब समझो कि आपको कहीं से विनिंग्स आ रही है, समझो आप केबीसी में चले गए, तो समझो आर्यन आप केबीसी में गए और आपने उधर 2 क्वेश्चन के आंसर किए, 10,000 रुपया जीते। फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा, आपने चारों लाइफलाइन यूज कर ली और फिर आप घर पे वापस आ गए, हार गए आप वहां पे, मतलब 10,000 मिला आपको सिर्फ। तो अगर कहीं से अगर आपको विनिंग्स मिल रही है जो 10,000 या उससे कम है, तो टीडीएस नहीं आएगा। बट अगर विनिंग्स 10,000 से ज्यादा हुई तो खत्म, फिर आप लोगों को पूरे अमाउंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा। बट ये जो 10,000 की लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी अंडर 194BA, दैट इज ऑनलाइन गेम्स। इधर 10,000 की विनिंग्स और इधर 10,000 की विनिंग्स का लिमिट है। आया समझ में? आर्यन समझा आपको? ओके, सो ये 3 सेक्शंस हो गए, 194B, डबल बी एंड BA। मैंने आपको पहले भी बोला है, मतलब ये चैप्टर में ना कुछ ऐसा सिखाने जैसा कुछ है नहीं, बस ये प्रोविजंस हैं, याद रखने हैं अपने को। अब देखो यहां पे और एक सेक्शन आ रहा है 194LA। 194LA, अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, उस पे आपको मिलेगा कंपेंसेशन। तो वो कंपेंसेशन में से 10% टीडीएस काटना पड़ता है। कितना टीडीएस काटना पड़ता है? 10%। अच्छा, कब काटना पड़ता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। रिसीवर देखो कौन होना चाहिए? रेसिडेंट। एंड थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ये सेक्शन में वो है 2,50,000 पर एनम। मतलब क्या, अगर आपको साल में जो कंपेंसेशन मिल रहा है वो 2,50,000 या उससे कम है, कम, तो टीडीएस नहीं आएगा, नहीं तो टीडीएस आएगा।
एंड अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है अर्बन या रूरल एरिया में जिसका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है तो उधर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बैठ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है? सो ये आपका 194 LA करके सेक्शन है, LA। अब आ रहा है नेक्स्ट प्रोविजन 194N। क्या है 194N? अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में से कैश विड्रॉ कर रहे हो तो हम टीडीएस काटेंगे। लॉजिकली अगर मैं बोलने जाऊं ना तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट यहां पे आना नहीं चाहिए, क्योंकि टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या है, जहां से आपकी इनकम का सोर्स है वहां पे टीडीएस कटना चाहिए। यहां तो क्या है, बैंक में आपके पास पैसा पड़ा है, आप विड्रॉ कर रहे हो, अरे भाई आपका ही पैसा है, आप विड्रॉ कर रहे हो, वो लोग बोल रहे हो उधर भी टीडीएस। क्यों? क्योंकि इन्हें चाहिए कि कैश का विड्रॉवल जो है ना वो कम हो जाए। कैश का विड्रॉवल आप कम करो, जितना हो सके कैश का यूज आप कम करो। अब इसमें ना थोड़ा याद कैसे रखना है वो देखो। इसको मैं फर्स्ट केस बोल रहा हूं और ये अपना सेकंड केस है। आपको चाहिए तो आप लिखते वक्त उल्टा लिख देना, तो वो प्रॉपर आप लोगों को समझेगा। फर्स्ट केस इधर लिख देना, सेकंड उधर लिख देना। अगर आप फर्स्ट केस में कवर हो गए, अब ध्यान से सुनना, जैसे मैंने आपको ऊपर सब जगह पढ़ाया कि इधर 10,000 के ऊपर गया तो टीडीएस आएगा, इधर 2.5 लाख के ऊपर गया तो टीडीएस आएगा। अच्छा, टीडीएस आएगा तो आएगा कितने पे? टोटल अमाउंट पे आएगा। जहां पे भी एक्सेस अमाउंट पे आने वाला होगा ना टीडीएस, वो मैं बताऊंगा आपको। अब ध्यान से सुनो, अब ये प्रोविजन देखो क्या बोल रहा है कि अगर आप बैंक में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके या कोऑपरेटिव बैंक में जाके कैश क्या करते हो? कैश क्या करते हो? विड्रॉ। अगर तुमने पहले 20 लाख विड्रॉ किए, 20 लाख, तुम अगर यहां पे कवर हो गए फर्स्ट केस में तुम कवर हो गए दोस्तों, और तुमने 20 लाख विड्रॉ किए तो कोई टीडीएस बैंक वाले नहीं काटेंगे। बट जैसे ही अमाउंट 20 लाख से बढ़ा अप टू 1 करोड़, मतलब नेक्स्ट 80 लाख अगर तुमने विड्रॉ किए, समझा ना? 80 लाख समझा ना सबको? 20 लाख के ऊपर से लेके 1 करोड़ तक, तो उस पे हम आपका 2% टीडीएस काटेंगे। एंड अगर समझो उसके बाद भी विड्रॉ कर रहे हो, 1 करोड़ के ऊपर समझो और 30 लाख विड्रॉ किए, मतलब आपने टोटल 130 लाख विड्रॉ किए थे, तो इसके ऊपर हम आपका टीडीएस 5% काटेंगे। सो अप टू 20 लाख हाउ मच टीडीएस? नील। 80 लाख पे 2% एंड 30 लाख पे 5%। तुम्हें समझ रहा है? स्लैब रेट की तरह अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। एंड अगर तुम ये फर्स्ट पार्ट में कवर नहीं हुए हो, सेकेंड पार्ट में अगर तुम कवर, मतलब फर्स्ट में नहीं हुए तो सेकेंड में हो जाओगे। तो अगर यहां पे तुमने 130 लाख विड्रॉ किया तो नहीं, 130 लाख पे नहीं, पहले 100 लाख पे कुछ भी नहीं, और बाद में 30 लाख पे 2%। टीडीएस इज 2% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़। सुन रहे तुम लोग? ओके। अब ये फर्स्ट पार्ट में कौन कवर होता है वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन अगर तुम फर्स्ट पार्ट में कवर हो गए तो 20 लाख के ऊपर गया मतलब टीडीएस कटना चालू हो जाएगा। अगर तुम सेकेंड पार्ट में कवर हुए तो 1 करोड़ के ऊपर। अब तुम समझो, अगर यही पर्सन जो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में कवर हो रहा है वो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मतलब क्या? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बैंक में अकाउंट है और वो बैंक में जाके पैसा विड्रॉ कर रही है। अब अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ये फर्स्ट केस में कवर हो गई, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ये 1 करोड़ की जो लिमिट है ना, 1 करोड़ की, वो उन्होंने 3 करोड़ कर दी है। मतलब उधर क्या होगा? 20 लाख तक नो टीडीएस, फिर 20 लाख के ऊपर अप टू 3 करोड़ मतलब 280 लाख पे 2%, और 3 करोड़ के ऊपर गया तो 5%। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इधर कवर नहीं हुई और इधर कवर हो गई
तो 3 करोड़ तक नो टीडीएस, 3 करोड़ के ऊपर 2% टीडीएस। सुना तुमने? सुना? नीचे एक नोट डाला है कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके। अब सुनो, अब क्वेश्चन आता है सर ये सब समझा, बट आप ये समझाओ कि ये फर्स्ट पार्ट में कौन आता है। तो फर्स्ट पार्ट में ध्यान से सुनना, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर 24-25, ये एग्जांपल याद रखना तो आपको इजी रहेगा। इसके पहले वाला प्रीवियस ईयर कौन सा था? इसके पहले वाला प्रीवियस ईयर 23-24, ये इसके पहले वाला प्रीवियस ईयर था। अच्छा, उसके पहले 3 प्रीवियस ईयर कौन से? उसके पहले 22, 23, 21, 22, 20, 21। अगर आपने, ये दोस्तों सुनने का, अगर आपने ये 3 साल के रिटर्न्स फाइल नहीं किए, रिटर्न्स, और वो 3 साल के रिटर्न्स फाइल करने का टाइम लिमिट लास्ट ईयर में एक्सपायर हो चुका है, थोड़ा दिमाग चलाओ, 2021 का टाइम लिमिट तो इधर ही एक्सपायर हो चुका रहेगा, 21-22 का 22-23 में हुआ रहेगा, और 22-23 का 23-24 में हो। तो ऐसे 3 साल सिलेक्ट करो जिसका टाइम लिमिट लास्ट ईयर में एक्सपायर हो चुका है। तो लास्ट ईयर में एक्सपायर हो चुका है, इसका मतलब उस 3 साल कौन से होंगे? उसके पहले के 3 साल होंगे। तो अगर तुम लोगों ने ये 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है, अगर तुमने ये 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है, सुन रहे तुम लोग, एंड तुम्हारा लास्ट ईयर में वो टाइम लिमिट क्या हो रहा है? एक्सपायर हो रहा है, तो फिर करंट ईयर में तुम लोगों को ये वाला प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएगा। सुना तुमने? पक्का? अब नीचे ना आप लोगों को यहां पे कुछ केसेस दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 केसेस में ना 194N अप्लाई नहीं होगा, 194N अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ एक बार रीड करो, मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले एक बार रीड कर लो। डन? देखो अभी मैं क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट का भी किसी ना किसी बैंक में अकाउंट होगा, तो अगर बैंक में से पैसा कौन विड्रॉ कर रहा है? गवर्नमेंट विड्रॉ कर रहा है, कहने से वहां पे टीडीएस नहीं आएगा। दूसरा, किसी बैंक का भी दूसरे बैंक में अकाउंट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक, मैं वो कंपनी की बात कर रहा हूं, HDFC बैंक इज अ कंपनी, HDFC बैंक लिमिटेड आता है, आपने देखा हो तो इट्स अ कंपनी, ये कंपनी का समझो SBI में अकाउंट है, अरे बैंक का ही दूसरी बैंक में अकाउंट है। तो अगर एक बैंक दूसरी बैंक से पैसा विड्रॉ करे, HDFC SBI में अकाउंट है, उधर से पैसा निकाले, कहने से टीडीएस नहीं है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट, तो हु इज बिजनेस करस्पॉन्डेंट? अब ये तुम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स में भी आएगा। क्या होता है कि आज विलेजेस में ना, विलेजेस में बैंक के लिए ब्रांच ओपन करना ना इज नॉट अ वायबल ऑप्शन, क्योंकि विलेजेस में उतना उनको वॉल्यूम नहीं मिलेगा, अरे इतने लोग नहीं रहते ना विलेज में। तो आज ये एक विलेज है, ये एक विलेज है और ये बैंक है, आज ये विलेज में बैंक ओपन नहीं कर सकते हम, क्योंकि उधर उतने लोग नहीं है। पर गवर्नमेंट, ये बैंक जो है वो ऐसा रेवेन्यू भी लूज नहीं कर सकता खुद का, तो ये बैंक क्या करता है, बैंक ये विलेज और अपने बीच में एक एजेंट को रखता है। ये एजेंट का काम क्या है पता है? विलेजेस में जाना, जहां पे बैंक्स नहीं पहुंच पाती है, उनको सिखाना कि भाई हम तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम ये बैंक में अकाउंट ओपन करो। अब ये पर्सन्स जो विलेजेस में रहते हैं, इनको अगर ये बैंक से कुछ भी काम रहा तो दे विल कोऑर्डिनेट थ्रू एजेंट्स। इनको अगर इधर पैसा डिपॉजिट करना रहा तो एजेंट को बोलेंगे, इनको अगर पैसा विड्रॉ करना रहा तो एजेंट को बोलेंगे। तो अगर एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या कर रहा है, पैसा विड्रॉ कर रहा है बैंक में से, तो उधर टीडीएस नहीं आएगा। नेक्स्ट, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर।
ना व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर क्या है? आप कभी भी कोई भी एटीएम देखते हो, आपको देखो एटीएम के ऊपर है ना बैंक का नाम दिखेगा। ये भाई ये एसबीआई का एटीएम है, ये एचएसबीसी का है, ये एचडीएफसी का है, ऐसा सब दिखेगा। दिखा है ऐसा सब? बराबर। नाउ सम एटीएम्स आर प्राइवेटली ओन्ड एटीएम्स। मतलब अपने इंडिया में फर्स्ट कंपनी जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था वॉज टीसीएस, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी। टाटा कंसल्टेंसी के एटीएम्स थे इन द नेम ऑफ इंडी कैश। अब ये कोई बैंक नहीं है, इट्स अ प्राइवेट एटीएम। बैंक नहीं है ये, कोई प्राइवेट एटीएम है। तो अभी क्या होता है, मेरे पास समझो मेरा बैंक अकाउंट एचडीएफसी में है, तो मैं एचडीएफसी का कार्ड लेके गया कौन से एटीएम में, इंडी कैश के। तो मैं एचडीएफसी का कार्ड लेके इंडी कैश में गया, विड्रॉ किया, मेरे को तो टीसीएस ने पैसा दिया। तो जैसे ही मैं उधर कार्ड स्वाइप करेगा ना, एचडीएफसी बैंक को इन्फॉर्म किया जाएगा, एचडीएफसी इंडी कैश का उनके पास एक अकाउंट होगा, मेरे अकाउंट से उसमें पैसा डाल देंगे। अरे भाई एट दी एंड तो मेरा ही पैसा जा रहा है ना, मैं इंडी कैश से निकाल रहा है, और इंडी कैश का खुद का एक अकाउंट है, कहां पे, एचडीएफसी में, उधर वो लोग ट्रांसफर कर देंगे। अब समझो कि मेरे जैसे तो हजारों लोग जाएंगे, खुद का कार्ड स्वाइप करेंगे, इंडी कैश का हर एक बैंक में अकाउंट होगा, और जो बैंक का कार्ड मैं यूज करूंगा वो उधर ट्रांसफर किया जाएगा। अब अगर ये व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर बैंक में जाके पैसा विड्रॉ करे, कहने से वहां पे भी टीडीएस नहीं आएगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है? सो व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर अगर क्या करे, विड्रॉ करे, तो वहां पे भी टीडीएस नहीं आएगा। समझा आप लोगों को? तो इंडी कैश का क्या होगा, बैंक में अकाउंट होगा, वो लोग विड्रॉ करे तो नहीं आएगा। कमीशन एजेंट अंडर एपीएमसी। एपीएमसी सुना है आप लोगों ने कभी? नहीं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। क्या होता है ये? तो सुनो, ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होता है ना, इज अ प्राइमरी मार्केट। किसके लिए? एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए। मतलब जो एग्रीकल्चरल गुड्स है ना, वो पहले कहां बिकते हैं? एपीएमसी में। अब हर एक जगह पे आप देखोगे तो एपीएमसी मार्केट होता है। मुंबई में भी है, वाशी में है, वाशी करके जो एरिया है ना, वहां पे एपीएमसी मार्केट है। अब ये एपीएमसी मार्केट में गुड्स आते कहां से हैं? फार्मर्स से आते हैं। कहां से आते हैं? फार्मर्स। वो मंडी भी आप लोग बोल सकते हो इसको। सो फार्मर्स से आते हैं ये गुड्स। अब ये फार्मर्स, समझो ये फार्मर्स है और ये एपीएमसी मार्केट है। अब ये फार्मर्स को है ना, एपीएमसी मार्केट का इतना नॉलेज नहीं होता, फार्मर्स इतने एजुकेटेड नहीं है। तो क्या होता है कि फार्मर्स को कनेक्ट करवाता है एपीएमसी मार्केट को एजेंट के थ्रू। बीच में एजेंट्स होते हैं, एपीएमसी मार्केट के एजेंट्स। एजेंट्स जाते हैं फार्मर्स के पास और बोलते हैं हम आपको बेस्ट प्राइस दिलाएंगे। अब ये फार्मर्स ये एपीएमसी मार्केट को गुड्स बेचते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या देखा कि ये फार्मर्स के पास ज्यादा बैंक अकाउंट नहीं है, तो इनको चाहिए होता है कैश। कैश फिर एजेंट क्या करता है, एपीएमसी मार्केट के बिहाफ पे वो कैश विड्रॉ करता है और उनको कैश देता है। तो अगर किसी एजेंट ने क्या किया, कैश विड्रॉ किया, क्यों किया? फार्मर को देने के लिए, वहां पे भी टीडीएस नहीं आएगा। सुन रहे तुम लोग? नेक्स्ट, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज। क्या होती है कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज? तो अब इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है, ध्यान से सुनना। कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आज एचडीएफसी बैंक है, आज एचडीएफसी बैंक के समझो मुंबई में ही 200 जितने एटीएम है। अब एटीएम के अंदर कहीं से पैसा डालना पड़ता है, एपीएम से अपना एटीएम के अंदर पैसा डालना पड़ता है, क्योंकि आज
समझो एक एटीएम के अंदर 10 लाख रुपया है। अब ये आज के ही दिन में कम से कम उधर 200 लोग गए और वो 10 लाख में से समझो 4-5 लाख विड्रॉ हो गया। कल जाएंगे वापस से, पैसा खत्म हो गया एटीएम में। तो पैसा बार बार कहने से एटीएम में रिफिल करना पड़ेगा, अपने को रिफिल करना पड़ेगा ना पैसा बार बार एटीएम में। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये एचडीएफसी बैंक 200 एटीएम का रिफिल कैसे करेगा रे? तो ये लोग पूरा का पूरा काम आउटसोर्स करते हैं। देयर आर एजेंसीज जिनको हम बोलते हैं कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज, ये इनको आउटसोर्स किया जाता है काम। मतलब क्या, इनको बोला जाता है भाई तुम सारे एटीएम संभालो और हमसे चार्जेस ले लो। जैसे ही कोई भी एटीएम में पैसा खत्म हुआ जाके भर के आना, ये इनका काम है। अब कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी का बैंक में क्या होता है, अकाउंट, वो लोग पैसा विड्रॉ करते हैं, तब टीडीएस नहीं आता। एंड लास्ट है ऑथोराइज्ड डीलर इन फॉरेन करेंसी। ऑथोराइज्ड डीलर ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब क्या, समझो मेरा काम है फॉरेन करेंसी बेचना और खरीदना, मैं एक डीलर है, तुम सबके पास फॉरेन करेंसी है। तुम समझो फॉर मी फॉरेन करेंसी इज लाइक अ प्रोडक्ट। मेरे लिए फॉरेन करेंसी क्या है, एक गुड्स की तरह है। तो मैं फॉरेन करेंसी बेचता हूं, मैं फॉरेन करेंसी खरीदता हूं। तो जब खरीदता हूं तो मेरा पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है, जब बेचता हूं तो मेरा पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होता है। अब तुम समझो कि आप सबके पास थोड़ा थोड़ा फॉरेन करेंसी है, किसी के पास डॉलर्स है, किसी के पास पाउंड्स है, किसी के पास दिराम्स है, ऐसे अलग अलग फॉरेन करेंसी है। अब तुम सब मेरे पास आए फॉरेन करेंसी लेके, मैं क्या कर रहा हूं, आप सबसे फॉरेन करेंसी परचेस कर रहा हूं, परचेस। अब मैं परचेस कर रहा हूं, अभी किसी ने मेरे को $10 दिया, किसी ने मेरे को $20 दिया, किसी ने 10 पाउंड दिया, किसी ने 20 पाउंड दिया, किसी ने 10 दिराम दिया। अब मेरे पास तुम सब आए, मैं तुमसे फॉरेन करेंसी ले रहा हूं और तुम सबको कैश दे रहा हूं। मैं थोड़ी बार बार चेक लिखने बैठेगा, भाई ये ले कैश निकल, ये ले कैश निकल। अभी कोई $5 लेके आया तो उसको थोड़ी चेक बना के देगा मैं। तो अगर मैं तुम्हें कैश दे रहा हूं तो तुम्हें समझो, तुम्हें कैश देने के लिए पहले मेरे पास कैश होना चाहिए। और मेरे पास कैश कब होगा, जब मैं बैंक में से जाके विड्रॉ करूं। तो अगर मैं अपने बिजनेस के लिए कैश विड्रॉ कर रहा हूं, मेरा तो बिजनेस है ना, तो फिर वहां पे भी टीडीएस नहीं आएगा। अरे समझा? तो ये आपका कौन सा सेक्शन कंप्लीट हुआ, 194N। सुन रहे तुम लोग? अब है ना, कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, ध्यान से सुनना। आपको बोला होगा विनिंग्स की इनकम है, विनिंग्स 70,000, ब्रैकेट में लिखा होगा 30,000 इज टीडीएस। अभी मैंने तुम्हें विनिंग्स का सेक्शन करवाया, आप मुझे बताओ आपकी विनिंग्स की इनकम हुई कितनी ये केस में? नहीं, विनिंग्स की इनकम है 1 लाख। क्यों 1 लाख? क्योंकि 30,000 टीडीएस जब है तो तुम्हें समझ में आ रहा है, अभी मैंने पढ़ाया तुम्हें 30% इज रेट। तो टीडीएस जब 30,000 होगा, 30% रेट है, इसका मतलब विनिंग्स कितना हुआ रहेगा, 1 लाख। आ रहा है समझ में? ओके। नवे आपने कुछ क्वेश्चन पूछा ना, अभी आपने ही पूछा ना, वो कैसे आइडेंटिफाई, उसके लिए उनको अलग अलग बैंक अकाउंट रखने पड़ते हैं ऑथोराइज्ड डीलर्स को। एक ही अकाउंट में वो लोग ऑपरेट नहीं कर सकते, वो लोग को पास अलग अकाउंट होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं विनिंग्स की इनकम 1 लाख है और टीडीएस 30,000 है, तो आपकी विनिंग्स की इनकम कितनी है? वापस से 1 लाख ही है। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ये अमाउंट नेट दिया हुआ है तुम्हें, नेट। ये अमाउंट पहले से ही ग्रॉस दिया हुआ है। ये कैसे पता चलता है कि ये नेट है कि ग्रॉस है? कैसे पता चल रहा है? टीडीएस का अमाउंट तुम्हें पता है और टीडीएस का रेट तुम्हें पता है। अब जब टीडीएस 30,000 है तो इसका मतलब विनिंग्स कितना हुआ रहेगा, 1 लाख। तो ही तो टीडीएस 30,000 हुआ रहेगा। तो इधर जब 1 लाख ही दिया है तो वो ग्रॉस है, इधर जब 70 दिया है तो वो नेट है।
सुना तुमने? अगर मैं आपको बोलूं डिविडेंड 9,000, 1,000 इज टीडीएस, तो 10,000 कहने से आपका डिविडेंड हुआ। अगर मैं बोलूं 10,000 एंड 1,000 इज योर डिविडेंड टीडीएस, तो भी 10,000 ही टीडीएस हुआ, इनकम हुई, सॉरी। आ रहा है समझ में? तो अभी आपको दो जगह से पता चल, दो चीजें दी होगी तो आप टोटल फाइंड कर सकते हो, एक अमाउंट ऑफ टीडीएस और दूसरा रेट ऑफ टीडीएस। अमाउंट और रेट के बेसिस पे यू कैन फाइंड टोटल अमाउंट कितना है। समझा? अब और एक सेक्शन डिस्कस करते हैं और फिर सारी चीजें लिख लेते हैं। अब आ रहा है सेक्शन नंबर 192, टीडीएस फ्रॉम सैलरी। सैलरी में से टीडीएस जो है वो किस तरह से डिडक्ट होगा वो हम लोगों को देखना है। अब थोड़ा सा ध्यान आप लोगों का ज्यादा। समझो ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई रेसिडेंट हो या फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को सैलरी का पेमेंट किया। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को सैलरी का पेमेंट किया। अब ये एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना है। अब एम्प्लॉयर को क्या बोला गया, ध्यान से सुनो। ये सेक्शन में कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है, 5%, 10%, ऐसा कुछ भी नहीं है। एम्प्लॉयर को क्या बोला गया है कि एम्प्लॉयर, पहले आप एम्प्लॉई की इनकम ले लो फ्रॉम सैलरी। अब इनकम ले लो, इसका मतलब क्या? फाइनल इनकम, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, एचआरए का एग्जम्पशन, सब 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 करने के बाद अब क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी इनकम कैलकुलेट कर सकता है? 100% यस, वही तो पर्सन पे कर रहा है सैलरी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एम्प्लॉयर, आप क्या करना, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में से लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है ना, हाउस प्रॉपर्टी, वो माइनस करना जो एम्प्लॉई का लॉस है। अब तुम समझो ये लॉस की डिटेल एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को देगा तो ही वो माइनस कर पाएगा। एंड अंडरस्टैंड, ओनली हाउस प्रॉपर्टी लॉस, और कोई लॉस नहीं, और कोई लॉस नहीं। मतलब अगर एम्प्लॉई ने और भी लॉसेस की डिटेल्स दी, एम्प्लॉयर एडजस्ट नहीं कर सकता, टीडीएस काटते वक्त नहीं कर सकता एम्प्लॉयर एडजस्ट। ओनली वन लॉस इज अलाउड एंड दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। और सुनो सुनो सुनो, एम्प्लॉई को ये लॉस का डिटेल देना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी लॉस का, प्लस एम्प्लॉई को ये भी बताना पड़ेगा एम्प्लॉयर को क्या, कि वो ऑप्शनल स्कीम में जा रहा है कि फिर डिफॉल्ट स्कीम में जा रहा है। क्योंकि अगर वो ऑप्शनल स्कीम में जा रहा है ना, तो ही एचपी लॉस आप एडजस्ट कर पाओगे। डिफॉल्ट स्कीम में, याद हो आपको, मैंने बोला भी था आपको कि हाउस प्रॉपर्टी लॉस आप दूसरे हेड्स के सामने नहीं कर सकते। हाउस प्रॉपर्टी लॉस आप दूसरे हेड्स के सामने ऑप्शनल स्कीम में कर सकते हो, और वो भी मैक्सिमम 2 लाख। तो ये भी बताना पड़ेगा। हाँ, कुछ नहीं बोला है तो अभी अपन ऑप्शनल स्कीम के हिसाब से ही चलेंगे। अब आ गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम, और इसमें से माइनस करो क्या? डिडक्शंस। कौन से? एटीसी से एटीयू वाले। अब ये भी डिडक्शन एम्प्लॉयर माइनस तभी कर पाएगा जब इसकी डिटेल्स एम्प्लॉई ने फर्निश की होगी। एंड मैं तुम्हें बता दूं, हाउस प्रॉपर्टी लॉस, डिडक्शन, इसकी डिटेल 100% एम्प्लॉई जो है वो एम्प्लॉयर को फर्निश करेगा और करेगा। क्यों? क्योंकि उसके वजह से उसका नेट टोटल इनकम कम होने वाला है। अब इस पे लगाओ स्लैब रेट्स और कैलकुलेट करो टोटल टैक्स। क्या कैलकुलेट करो? टोटल टैक्स। और जो आपका टोटल टैक्स आया, इसको करो डिवाइड बाय 12, इतना आपका होगा मंथली टीडीएस। मतलब ये सेक्शन में ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है, 5%, 10%, 15%, ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है।
आ रहा है समझ में? पक्का? सो मंथली टीडीएस आपको इतना काटना है। हुआ क्लियर? अब अगर एम्प्लॉई ने सुनना बराबर से, अदर इनकम्स की डिटेल दी है, इनकम्स दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अगर दिए इनकम्स, लॉसेस नहीं, लॉसेस में एक ही लॉस माइनस करेंगे। अगर इनकम्स की डिटेल दी है ना, अदर इनकम्स की, तो ये जो पहला मैंने अभी कैलकुलेशन किया वो तो करना ही है आपको, इसके साथ साथ और एक कैलकुलेशन करना है। क्या? ले लो इनकम फ्रॉम सैलरी माइनस करो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट ओनली, और अब इसमें अदर इनकम्स ऐड करो क्योंकि डिटेल दी है। जीटीआई मिल जाएगा, डिडक्शन माइनस करो, एनटीआई मिल जाएगा, और ये एनटीआई इधर वाले एनटीआई से 100% ज्यादा ही होने वाला है, और उस पे आप निकालो क्या? टोटल टैक्स निकाल लो। पर एक चीज ध्यान में रखना, तुमने इधर अदर इनकम्स ऐड किए ना, तो उसी के ऊपर अगर कोई भी टीडीएस है अदर इनकम्स पे, तो वो माइनस कर देना इसमें से, और जो बैलेंस बचेगा इसको करो डिवाइड बाय, ये आपका हो गया मंथली टीडीएस। अब तुम्हें टीडीएस क्या रेट पे काटना है पता है? या तो ये फर्स्ट कैलकुलेशन या तो सेकंड, विच एवर इज हायर। 99.99% हायर सेकंड ही होगा, लेकिन तुम्हें कैलकुलेशन दोनों करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेकंड तुम्हारा लोअर हो जाए, रीजन तुम अदर इनकम ऐड भी कर रहे हो और टोटल टैक्स में से टीडीएस माइनस भी कर रहे हो। तो देयर कैन बी अ केस जहां पे टीडीएस का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है, तुम्हारा फाइनल टैक्स थोड़ा कम हो गया। सुना तुम लोगों ने? सब लोगों ने पक्का समझा है? ओके। अब प्रैक्टिकली अगर हम बात करें ना, प्रैक्टिकली एम्प्लॉई नेवर गिव्स डिटेल्स ऑफ अदर इनकम्स टू एम्प्लॉयर। अरे एम्प्लॉयर को क्यों बताना है तुम कहां कहां से कमाओगे? उसको नुकसान बताओ कितना है तुम्हारा, तो वो तुम्हारी सैलरी बढ़ाएगा। नुकसान सारे बता दो, हाँ, वो एडजस्ट सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी करेगा, इनकम बताता ही नहीं है कोई भी। और इसीलिए प्रैक्टिकली अगर बात करें तो सिर्फ यही केस के हिसाब से टीडीएस होता है। बट अगर थियोरिटिकली बात करें तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 विच एवर इज हायर। ऑप्शन 2 कब आएगा? जब एम्प्लॉई ने अदर इनकम्स की डिटेल दी है। अगर दी है तो दोनों ऑप्शन, नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट के हिसाब से। क्लियर? अभी अपन सम्स भी करेंगे इसके ऊपर, तो यू विल गेट अ क्लैरिटी। पहले अपन इतना लिख लेते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे।
ये हो गया 206 AB लिख के। सैलरी पहले नहीं, वो बाकी पहले ये लाइन वाइज जो करवाया है, क्योंकि सैलरी का एक कॉन्सेप्ट अभी भी बाकी है। पहले 194, फिर वही ये डबल बी, फिर LA, वैसे लाइन वाइज ही जाएंगे अपन।
194n हो गया लिख के, ये 194n 1, ओके। जूम पे जो लोग हैं, ये हुआ कि बाकी है? वन 192 पूरा नहीं लिखना है, 192 मैं आपको बताऊंगा उतना ही लिखना है। ये लिख लो पहले। चलो अब 192 में पहले यहाँ तक ही लिखना है, ये यहाँ तक, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक। डन, ओके। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले सॉल्व करने दे रहा हूँ। इसमें टीडीएस कैलकुलेट करना है ऑन सैलरी, और ये सब में एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को अदर इनकम्स की भी डिटेल दी है। एक चीज़ सिर्फ मैं सिखा रहा हूँ आपको, बाकी सब आपको सॉल्व करना है। रॉयल्टी इनकम पे टीडीएस जो कटता है ना, टीडीएस वो 10% है, 10। ये मैं आगे करवाने वाला हूँ, अभी तक रॉयल्टी का सेक्शन आया नहीं है। अब आप ये सम पढ़ो और आपके हिसाब से सॉल्व करो 192 में। चलो यहाँ पे ध्यान दो अभी।
आ गया आंसर, आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मंथली 3038 आ रहा है और यहाँ पे 2418। चलो अब यही सेक्शन के अंदर एक और पॉइंट हमें डिस्कस करना है, जो है टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है बराबर से समझना, इस पे एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको। ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है। आज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी पे करता है। सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी होगी, सैलरी के अंदर अलाउंसेस होंगे एंड सैलरी के अंदर परक्विजिट्स भी होंगे। आज परक्विजिट्स एम्प्लॉय को मिल रहे तो वो परक्विजिट्स मॉनिटरी भी हो सकते हैं एंड नॉन मॉनिटरी भी हो सकते हैं। मेजॉरिटी परक्विजिट्स आर नॉन मॉनिटरी। जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन दे दिया, या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मोटर कार दे दी, ईसॉप दे दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एम्प्लॉय को ये सब नॉन मॉनिटरी चीजें मिल रही है ये सब, तो नॉन मॉनिटरी चीजों पे भी एम्प्लॉय को तो टैक्स लगने वाला ही है। अपन ने ये सब को कन्वर्ट ही किया था इनटू मॉनिटरी वैल्यू। तो आज अकोमोडेशन हो गया, मोटर कार हो गया, ईसॉप हो गया, ये सब पे एम्प्लॉय को टैक्स लगने वाला ही है। सो एम्प्लॉय इज लायबल टू पे टैक्स ऑन ऑल दिस थिंग्स। अब है ना क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर वो क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय ये तो हमने तुझे पैसा दिया हुआ है मॉनिटरी, ये भी सब पैसा है तेरे पास, ये भी पैसा है तेरे पास, ये पैसा नहीं है, ये सब चीजें काइंड में है। तो एम्प्लॉय हम तुझे और एक बेनिफिट देना चाहते हैं क्या, कि ये सब चीजों के ऊपर जो तेरा टैक्स आ रहा है ना, ये सब चीजें मतलब आज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन दिया तो एम्प्लॉय को वो अकोमोडेशन पे टैक्स लगेगा, मोटर कार दिया तो उस पे टैक्स लगेगा, ईसॉप दिया तो उस पे टैक्स लगेगा। तो ये सब चीजों पे एम्प्लॉय तुझे जो टैक्स लग रहा है वो मैं खुद भर देता हूं। ऐसा एम्प्लॉयर ऑप्शन दे सकता है अगर उसको देना हो तो। सो एम्प्लॉयर ऐसा ऑप्शन दे सकता है क्या, कि अगर एम्प्लॉय तुझे चाहिए, मतलब वो तो एम्प्लॉयर के ऊपर है कि एम्प्लॉयर सामने से बोल रहा है क्या कि मैं तेरा टैक्स भर देता हूं, कौन सी चीज पे, ये नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पे। अब पहला तो क्वेश्चन यह आता है कि सर ये कैलकुलेट किया कैसे जाएगा टैक्स। तो उसके लिए अपने को फर्स्ट क्वेश्चन देखना है अपने बुक का। पहले अपन है ना टैक्स कैलकुलेशन सिर्फ सीख लेते हैं कैसे है, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देता हूं। मिस्टर ए employer pays gross salary including allowances and monetary perquisites amounting to rupees 7,30,000 to his general manager. Besides, employer provides non-monetary perquisites to him whose value is estimated at 1,20,000. So ये एम्प्लॉय को पैसा मिला है और ये समझो ईसॉप, घर, गाड़ी, ये सब मिला है जिसको हमने मॉनिटरी अमाउंट में कन्वर्ट किया हुआ है। द जनरल मैनेजर इज एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एंड पे टैक्स अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस। What is the tax implication in the hands of Mr. A, the employer, and the general manager, the employee, if tax on non-monetary perquisites are to be paid by Mr. A, employer? पहला तो एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, तो एम्प्लॉय की सैलरी 7,30,000 है प्लस 1,20,000 उसको परक्विजिट्स मिले हैं, तो सब मिला के 8,50,000 उसकी सैलरी है। 50 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 8 लाख रुपीज
उसकी नेट सैलरी है, और नेट सैलरी पे आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 5 लाख के ऊपर टैक्स आएगा 12,500, 3 लाख के ऊपर टैक्स आएगा 60,000, 60 प्लस 12,500 72,500 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 75,400। तो 75,400 क्या आ रहा है आपका टैक्स, बराबर। अब ये 75,400 जो टैक्स आ रहा है, ध्यान से सुनना, एम्प्लॉयर पहले क्या कर सकता है, पहला ऑप्शन क्या है एम्प्लॉयर के पास, तो कोई टैक्स वैक्स खुद भरे नहीं, 75,400 को डिवाइड बाय 12 करे, जो अमाउंट आया इतना मंथली टीडीएस काटना स्टार्ट कर दे, कोई एम्प्लॉय का टैक्स खुद से भरने की जरूरत नहीं है, तो इतना वो खुद भर ही दे, मतलब टीडीएस ही काट ले डायरेक्टली, एम्प्लॉय को ही बोल दे भाई सब टैक्स तू ही भर। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 75,400 में से हम निकाले क्या कि नॉन मॉनिटरी परक्विजिट के ऊपर कितना टैक्स आ रहा है, मतलब ये 1,20,000 का जो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट मिला है उस पे कितना टैक्स आ रहा है। तो अब वो देखो कैसे निकाला है, तो 75,400 को हमने डिवाइड किया बाय 8 लाख नेट इनकम, तो अपने को ना एक रेट मिला जिसको हम बोलते हैं एवरेज रेट 9.425%। फिर हमने क्या किया, 1,20,000 को मल्टीप्लाई किया ये रेट से 9.425, तो अपने को आंसर मिलेगा 11,310। तो हमें पता क्या चल रहा है कि ये 75,400 में से 11,310 is a tax because of 1,20,000 that is non-monetary perquisite। तो इसका मतलब जो बैलेंस टैक्स आपका बचा वो अमाउंट है 64,090, ये बैलेंस है, ये आपको टैक्स लग रहा है बाकी की इनकम के ऊपर, आप ये इतना टैक्स है। अब एम्प्लॉयर सुनो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या बोलेगा कि भाई एम्प्लॉय तेरा हम टीडीएस है ना, टीडीएस 75,400 नहीं काटेंगे, 64,040 को डिवाइड बाय 12 करते हैं, उतना हम काटते हैं। अब मुझे बताओ एम्प्लॉय का फायदा कौन से केस में हुआ, फर्स्ट के सेकंड, कौन से केस में फायदा हुआ एम्प्लॉय को, ये फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में? सेकंड केस में फायदा हुआ कि नहीं, क्यों? उसका टीडीएस कम कटा ना इधर, तो उसको ज्यादा सैलरी हाथ में आया। और अब एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है कि ये 11,310 ये एम्प्लॉयर खुद बोल रहा है मैं पे कर देता हूं गवर्नमेंट को तेरे बिहाफ पे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोल रहा है मैं पे कर देता हूं तेरे बिहाफ पे। सो पेमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। अब तुम्हें समझ में क्या आना चाहिए, ये 11,310 जो टैक्स का पेमेंट हुआ है, तुम्हें समझ रहा है ये भी एक परक्विजिट बन गया एम्प्लॉय के लिए। सो टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, ये भी क्या है, ये भी एक परक्विजिट है एम्प्लॉय के लिए। तुम्हें समझ रहे हैं, एम्प्लॉयर के लिए ये एक एक्सपेंस है और एम्प्लॉय के लिए ये एक परक्विजिट है। और अब गवर्नमेंट ने देखो क्या प्रोविजन बनाया कि एम्प्लॉयर, अगर आप एम्प्लॉय का टैक्स भर देते हो ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, ये एक्सपेंस हम आपको P&L अकाउंट में डेबिट करने नहीं देंगे। सो एम्प्लॉयर के लिए इट्स अ एक्सपेंस विच इज डिसअलाउड। एम्प्लॉयर आप इसको P&L में डेबिट नहीं कर सकते। और अगर एम्प्लॉयर डेबिट नहीं कर सकता है, इसका मतलब एम्प्लॉयर की इनकम बढ़ गई, उसको टैक्स आ गया, और इसीलिए एम्प्लॉय को बोल दिया तेरे हाथ में ये एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(10)(c) और तेरे को डिसअलाउड है अंडर 40(a)(5). आपको अगर पहले थोड़ा सा भी सैलरी चैप्टर याद हो, मैंने उसमें लास्ट में आपको 3 परक्विजिट्स लिखाए थे विच आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एक था गुड्स सोल्ड बाय मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयर, सोल्ड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई एट कंसेशनल रेट।
सेकेंड परक्विजिट था मोबाइल बिल और टेलीफोन बिल पेड, एंड थर्ड परक्विजिट था टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट। मैंने आपको बोला था उधर रेफर टीडीएस लिख देना। आया समझ में? तो इस तरह से अपन कैलकुलेशन करते हैं इसका, एक कैलकुलेशन है। तो दो ऑप्शंस थे, या तो पूरा 75,400 को डिवाइड बाय 12 करके टीडीएस काटना चालू कर दो, या फिर 75,400 में से 1,20,000 पे टैक्स अलग करो और बैलेंस पे टैक्स अलग कर दो। 1,20,000 पे जो टैक्स आया वो एम्प्लॉयर भर देगा, बाकी टीडीएस होगा। तो ये सेकंड केस में एम्प्लॉय के लिए 11,310 अलग से बेनिफिट हो गया, वो बेनिफिट उसके लिए एग्जेम्प्ट है। समझा? करेगा नहीं, ये प्रोविजन बनाया है। अभी समझो कि आज तुम ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल पे पहुंच गए, आज ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हारी जरूरत ज्यादा है और तुम बोल रहे हो कि भाई तुम करो ऐसा, नहीं तो मैं छोड़ के जा रहा हूं। हाँ, आप एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो क्यों नहीं करेंगे वो लोग? सो ऐसा नहीं होता कि क्यों करेंगे, डिपेंड करता है क्या आपके अग्रीमेंट्स है, किस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस्ड हो, क्या रोल है आपका, वो सब चीजें देखनी पड़ती है। कंपलसरी प्रोविजन नहीं है ना, ऑप्शनल है। और आप खुद सोचो ना, आज एम्प्लॉय को नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स तो पहले मिल लेंगे, तो वो भी एक बड़े लेवल के एम्प्लॉय को ही मिलेंगे। आज गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, ये ईसॉप वीसॉप सब मिलेगा, तो वो एक लेवल होगा ना एम्प्लॉय का भी, इसीलिए। आया समझ में? तो वो सारी चीजें हैं। अब ये आपका हो चुका टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट। ये तो ठीक है, ये 4 लाइन तुम्हें लिखनी हो ना लिखनी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 पॉइंट्स अपने लिए रेलेवेंट है। सो हेडिंग दे दो, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पॉइंट 1 पॉइंट 2। डन? ओके। अब देखो एक सेक्शन है 192A। अब 192A में क्या दिया है, अपन ने पता है प्रोविडेंट फंड पढ़ा था, प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड में अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, वो पता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड करके था, जिसमें 4 केसेस में अमाउंट एग्जम्प्ट होता था। अगर आप 5 साल या उससे ज्यादा सर्विस करो तो आरपीएफ से आरपीएफ, आरपीएफ से एनपीएस, या इल हेल्थ या डिसकंटिन्यूएशन, वो सब में एग्जम्प्ट था। अब मैं क्या बोल रहा हूं, समझो मैं एक प्रोविडेंट फंड मैं मैनेज कर रहा हूं, आई एम अ ट्रस्टी ऑफ अ प्रोविडेंट फंड, आप सब एम्प्लॉइज हो। अब अगर आपको पैसा मिल रहा है, कहां से? प्रोविडेंट फंड से पैसा मिल रहा है, तो अगर वो अमाउंट आपके हाथ में एग्जम्प्ट है, तो मुझे टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है। तो जब आप लमसम अमाउंट रिसीव करोगे ना प्रोविडेंट फंड से, अगर वो अमाउंट आपके हाथ में क्या है बोलो? एग्जेम्प्ट, तो मुझे टीडीएस आएगा ही नहीं। अगर वो अमाउंट आपके हाथ में एग्जेम्प्ट नहीं है, तो फिर आप अमाउंट चेक करो कितना है। अगर अमाउंट लेस देन 50,000 है, मैं जो अमाउंट आपको दे रहा हूं वो लेस देन 50,000 है, तो भी टीडीएस नहीं आएगा। मोर देन और इक्वल टू 50 है तो आएगा एट द रेट ऑफ 10%। 1 मिनट, ये केस में आपको टैक्स लगेगा दोनों जगह पे। मेरे को टीडीएस 50,000 से कम हुआ तो नहीं काटना है, उससे ज्यादा हुआ या इक्वल हुआ तो काटना है। एम्प्लॉई रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और टीडीएस काटना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। गया भेजे में इतना। अब ये सेक्शन आप लिखेंगे और फिर आप लोग स्टार्ट करेंगे विद केस स्टडी नंबर 19। चलो स्टार्ट।